हमारे दर्शकों के लिए आज की सबसे खास मुलाकात हम कर रहे हैं फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के चेयरमैन रमेश अभिषेक से। इस साल जो बजट में सबसे बड़ी बात हुई है, जो सबसे बड़ा ऐलान हुआ है, वो है एफएमसी का सेबी में मर्जर हो जाना। ये दो संस्थाओं का मर्जर नहीं है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जिस तरीके से इस देश में एग्रीकल्चर चलता है, जिस तरीके से अब कैपिटल मार्केट यहां से आगे चलेगा। रमेश जी, हमारे लिए वक्त निकाला आपने, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि ये मर्जर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। संजय जी, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 में बना था। उसी के तहत फॉरवर्ड ट्रेडिंग इन कमोडिटीज का रेगुलेशन चल रहा है। लेकिन 2003 वर्ष से फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू हुई नेशनल एक्सचेंजेस में, और उसके बाद ये मार्केट काफी ग्रो किया है। और इस मार्केट के ग्रो करने के साथ साथ में इसकी कमी महसूस हो रही थी कि इसके रेगुलेटरी आर्किटेक्चर में काफी सुधार की जरूरत है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए कई प्रस्ताव सरकार के सामने में थे, और अभी ये जो फाइनेंस बिल में प्रस्ताव आया है और सरकार ने ये निर्णय लिया है, इससे इस मार्केट का रेगुलेटरी आर्किटेक्चर जो था वो काफी चेंज होगा, इंप्रूव करेगा, और इस मार्केट में अब काफी मजबूती आएगी और इसके ग्रोथ के बहुत सारे इसमें आसार अब सामने में आएंगे। जी, और ये कब से आपको लगता है कि सेबी इसको पूरी तरह से अपने अंदर लेकर के काम शुरू कर देगा? फाइनेंस बिल सामान्यतः मई महीने में पास होता है, तो जब ये कानून बन जाएगा तो उसमें यह प्रोविजन है कि उसके जो विभिन्न प्रावधान हैं वे जिस डेट से नोटिफाई किए जाएंगे उस डेट से वो लागू होंगे। तो ये माना जाए कि इस फाइनेंशियल ईयर में पूरे एफएमसी का कायाकल्प ही नहीं होगा, बल्कि कमोडिटी का जो फ्यूचर ट्रेड है उसका कायाकल्प हो जाएगा। जी, जिस दिन से वो नोटिफिकेशन इश्यू हो जाएगा तो इस प्रावधान के अनुसार एफएमसी डिसॉल्व हो जाएगी और इस मार्केट को पूरी तरह रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सेबी की हो जाएगी। लेकिन वो कब होगा उस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। मतलब 3 महीने आगे पीछे की बात है, लेकिन इसी साल हो जाएगा। हाँ, मैंने ऐसी उम्मीद की जाए कि अगले फाइनेंशियल ईयर में ये काम हो जाना चाहिए। बिल्कुल। इसमें जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के नाते आप थोड़ा हमको समझाइए कि उसके लिए क्या बदलेगा, अब उसके लिए नए प्रोडक्ट क्या आएंगे, वो कैसे इस मार्केट में ट्रेड करेगा? देखिए, फ्यूचर कमोडिटी मार्केट में सबसे पहले फॉरवर्ड ट्रेड हो रहा था केवल डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का, और 2003 से फ्यूचर ट्रेड शुरू हुआ, जिसकी मुख्य उद्देश्य था प्राइस डिस्कवरी और हेजिंग। उसमें लेकिन ऑप्शंस की ट्रेडिंग नहीं हो पा रही थी, इंडेक्स की ट्रेडिंग नहीं हो पा रही थी, और दूसरे और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो कमोडिटी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के लिए जरूरी हैं, जैसे वेदर डेरिवेटिव्स का या फ्रेट डेरिवेटिव्स का, तो ये नहीं हो पा रहे थे। तो क्योंकि हमारे एफसीआरए में इसकी इजाजत नहीं थी। लेकिन एक बार जब ये कमोडिटी डेरिवेटिव सिक्योरिटी के डेफिनेशन में आ जाएंगे और सेबी में ये सारी चीज अलाउड है, तो ये भी हो सकती है। ये कब अलाउ होंगे ये सेबी को तय करना है टेक ओवर करने के बाद, लेकिन एज पर द लॉ ये सारे प्रोडक्ट्स इसमें आ सकते हैं। तो अब जब ये सिक्योरिटी की तरह से ट्रीट किए जाएंगे तो उससे बाजार में जो लोग इसमें अभी काम कर रहे हैं, जो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपस में एक दूसरे से साइन करते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? एक तो बहुत सारे ऐसे रिस्क मैनेजमेंट टूल्स हैं, जैसे जो ऑप्शंस के माध्यम से आप बेहतर ढंग से अपना हेजिंग कर सकते हैं, रिस्क मैनेज कर सकते हैं। अभी ये विकल्प उपलब्ध नहीं था। जैसे किसानों के लिए भी ऑप्शंस का प्रोडक्ट को खरीदना ज्यादा एक बेहतर विकल्प है यद्यपि कि फ्यूचर का प्रोडक्ट। तो मैं समझता हूं कि एक तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी जो ट्रेड कर रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं वहां पर आगे जाके भी, लेकिन उनके पास में और भी बहुत सारे एडिशनल ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि इस पूरे मार्केट के जो वैल्यू चेन है उनके लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। जी बिल्कुल। पिछले दिनों ये हुआ था कि हम लोग समझते थे कि इस देश में कमोडिटी का बाजार बहुत बढ़ेगा, किसानों के लिए डिस्कवरी होगी, लेकिन कुछ घटनाएं हुई, बैड इकोनॉमी थी, फिर कुछ दुर्घटनाएं हुई, उसके कारण ये बाजार दरअसल थम सा गया। अब आप लोगों का क्या असेसमेंट है कि ये बाजार दरअसल कब से खुलेगा, कब से खिलेगा? इसमें देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि फिजिकल मार्केट का और फ्यूचर मार्केट का कन्वर्जेंस होना बहुत जरूरी है। इसके लिए कमीशन ने यह मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि कंपलसरी डिलीवरी होती है नियर मंथ में, और वो डिलीवरी तब होती है जब आपका वेयरहाउस सिस्टम स्ट्रांग हो और वेयरहाउस सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो और मजबूत हो। जो कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं उसमें मुख्य रूप से समस्याएं वेयरहाउस की थी, जबकि वेयरहाउस में कमोडिटीज नहीं थी। तो हम लोगों का ये बहुत बड़ा जोर है कि वेयरहाउस सिस्टम हमारा क्रेडिबल हो, क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में सारे जो पार्टिसिपेंट्स आश्वस्त रहें, तभी वो ट्रेड करेंगे। मैं समझता हूं कि इस मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि जो फिजिकल डिलीवरी को और इसमें एनकरेज किया जाए, उसके लिए हमारा वेयरहाउस सिस्टम का एकदम दुरुस्त होना, 100% सही होना बहुत जरूरी है, तभी मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा। हाल में हम लोगों ने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चालू किए हैं जो डिलीवरी बेस्ड हैं, अगस्त महीना से चालू हुए हैं और लगभग 27 कमोडिटी में भी ट्रेडिंग चल रही है। धीरे धीरे इसका पॉपुलर होगा
जो OTC कॉन्ट्रैक्ट थे, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, वो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक्सचेंज गारंटीड हैं। मैं समझता हूं कि इसका, फ्यूचर का और आगे आके ऑप्शंस और इंडेक्स प्रोडक्ट का जब एक पूरा बुके ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा पार्टिसिपेंट्स को, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और मैं समझता हूं कि मार्केट का काफी ग्रोथ होगा। बिल्कुल। तो पहले राउंड में, पहले फेज में आप इस तरह के जो आपने बात कही कि नए प्रोडक्ट आएंगे, तो ऐसे कितने प्रोडक्ट आ सकते हैं? कुछ तो आपने बताए कि ऑप्शंस के होंगे, इंडेक्स के होंगे, वेदर के होंगे, फ्रेट के होंगे, और क्या क्या हो सकता है? ये कोई भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जिसका अंडरलाइंग कमोडिटी है वो इसमें आ सकता है। ये तो सेबी को तय करना पड़ेगा जब वो इसको रेगुलेट करेंगे कि वो कब कब किस प्रोडक्ट को अलाउ करेंगे। इसके लिए एक्चुअली एक्सचेंजेस को भी अपने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अभी उनका प्लेटफॉर्म ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए तैयार भी नहीं है, उनको भी कुछ समय लगेगा और जब ये नया रेगुलेटर आएगा तो उनको भी टाइम लगेगा अपने इस पूरे मार्केट को समझने में। तो मैं समझता हूं कि कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन ये सारी चीजें कानून के हिसाब से पॉसिबल हो जाएंगी। जी, एक सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या वो इक्विटी एक्सचेंजेस में होगा? जो इक्विटी के जो ट्रेड होते हैं, क्या वो अब इन प्लेटफॉर्म्स पर हो सकेंगे? तो ये कैसे कन्वर्ज होगा? ये फाइनेंस बिल में प्रोविजन है कि जब ये हमारे जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं ये भी डीम्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हो जाएंगे सेबी एक्ट के तहत। मैं समझता हूं कि जब एक बार वो स्टॉक एक्सचेंजेस के डेफिनेशन में आ जाएंगे तो लीगली वहां कोई भी प्रोडक्ट ट्रेड कर सकते हैं जो कि सेबी रेगुलेट करता है, या जो एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस है वहां भी कोई भी प्रोडक्ट ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन ये तो सेबी को तय करना है कि किस एक्सचेंज में वो किस प्रोडक्ट की ट्रेडिंग अलाउ करेंगे। लेकिन एक बार वो सेबी के रेगुलेशन से अगर कंप्लायंट हो जाएंगे, अभी हमारे जो रेगुलेशन है एफएमसी के, वो एफएमसी के डिसॉल्व होने के बाद 1 साल तक लागू रहेंगे फाइनेंस बिल के प्रोविजन के अनुसार। 1 साल के बाद सेबी को इस बीच में अपने रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि 1 साल के बाद जब सेबी के रेगुलेशंस बन जाएंगे तब एक कंफर्ट लेवल आ जाएगा कि एक्सचेंजेस सब स्टॉक मार्केट के जो भी नियम है उसके हिसाब से पूरी तरह कंप्लायंट है। उसके बाद में उसमें दूसरे प्रोडक्ट की भी ट्रेडिंग हो सकती है सेबी के अप्रूवल के हिसाब से। करेक्ट। तो हम लोग अभी ऐसे अंदाज लगाएंगे, जाहिर है कि सेबी तय करेगा, तो अभी ये माना जाए कि ये सारे एक्सचेंजेस अब दोनों चीजों में, इक्विटी में भी और कमोडिटी में भी ट्रांजैक्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म बना करके देंगे, या जैसे हम बाहर का देखते हैं कि शिकागो एक चीज के लिए जाना जाता है कि सिर्फ वहां कमोडिटी का है काम, उस तरह से स्पेशलाइज्ड एक्सचेंजेस आगे और आएंगे? देखिए, अल्टीमेटली मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि किस पर्टिकुलर ट्रेड में, कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी किस एक्सचेंज में है जी। और लिक्विडिटी जब एक बार किसी एक्सचेंज में बिल्ड होती है तो वो दूसरे एक्सचेंज में जल्दी डाइवर्ट नहीं होती है जी। तो ये धीरे धीरे मार्केट तय करेगा कि वो किस एक्सचेंज को कैसे प्रेफर करना चाहता है। यानी जैसे हमारे यहाँ एग्री कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली एक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं और नॉन एग्री एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट दूसरे एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं। तो बेसिकली लिक्विडिटी के हिसाब से तय होगा कि एक्सचेंजेस कितने होंगे, कितने प्रोडक्ट्स होंगे जी। तो एक तो जिन चीजों पर हम नजर रखने की जरूरत है कि एक्सचेंजेस अपने प्लेटफॉर्म को कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि सेबी अपना काम चालू करेगी, एक्सचेंजेस को भी अपना काम चालू करना पड़ेगा, तो दैट विल बी एन एरिया टू वॉच। बिल्कुल। इसी तरीके से वेयर हाउसेस का थोड़ा और समझाइए, क्योंकि ये भी बड़ा ग्रे सा एरिया है, हम लोगों को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है। नई व्यवस्था में अब सेबी वेयर हाउसिंग के भी पूरे काम धंधे को रेगुलेट कर रही होगी? देखिए, पिछले 2 साल से हम लोगों ने वेयर हाउसेस के डेवलपमेंट पे और अपने मार्केट में उसको स्ट्रांग बनाने के लिए काफी ध्यान दिया है। खास करके एनएसएल की घटना के बाद इसकी और भी ज्यादा जरूरत हो गई थी। तो एक तो हम लोगों ने कहा है कि वो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करें, जो भी वेयर हाउसेस हमारे एक्सचेंजेस के साथ काम करते हैं। बाकी जो वेयर हाउसेस हैं कंट्री में उस पर हम लोग का कोई नहीं है कंट्रोल, लेकिन वही वेयर हाउसेस हमारे एक्सचेंज के साथ काम करेंगे जो उनके साथ रजिस्टर्ड होंगे। तो वो तो एक हमने नियम बनाया था, वो जब सेबी में जाएगा तो ये उनको देखना पड़ेगा कि वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, बट नॉर्मली एक अच्छा एक है जिससे मार्केट कॉन्फिडेंस आता है। फिर पिछले साल हम लोगों ने एक वेयर हाउसेस के लिए एक नया नॉर्म्स बनाया था, यूनिफॉर्म नॉर्म्स, नेटवर्थ क्राइटेरिया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, तो वो हमने रेगुलेशंस बनाए थे। तो 1 साल तक ये लागू रहेंगे, लेकिन 1 साल के बाद सेबी को तय करना है कि वे नया रेगुलेशन बनाएंगे तो उसमें उनको कंटिन्यू करना चाहते हैं या कोई चेंज करना चाहते हैं। लेकिन वेयर हाउस डिलीवरी इस मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्री हमारा जो स्पॉट मार्केट है एग्री का, वो उसमें ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाती है, क्योंकि नेशनल मार्केट नहीं है और प्राइस डिस्कवरी के लिए कोई बहुत ही ऐसी पारदर्शी व्यवस्था नहीं है। इसलिए जब तक कन्वर्जेंस नहीं होता है फ्यूचर मार्केट से फिजिकल डिलीवरी के थ्रू से, तब तक एक हमेशा लोगों को संशय बना रहेगा कि फ्यूचर मार्केट में जो प्राइस डिस्कवर हो रहा है उसका फिजिकल मार्केट से कितना तालमेल है या नहीं। बिल्कुल, ये थोड़ा सा मैं और समझना चाह रहा हूं कि अब जब ये नया रेगुलेशन आ जाएगा, सेबी एक बड़ा रेगुलेटर हो जाएगा, इसका फिजिकल मंडियों पर जो देश भर में सैकड़ों हैं बड़ी वाली, उन पर क्या असर होगा, क्या इंप्लीकेशंस होंगे, क्योंकि ये दरअसल राज्य सरकारों के दायरे का विषय है। एक चीज हम लोग प्रमोट कर रहे थे पिछले कुछ वर्षों से कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज को एनकरेज किया जाए।
ये हमारे एक्सचेंजेस में भी हम लोगों ने फॉरवर्ड ट्रेडिंग को अलाउ किया है, डिलीवरी बेस्ड, और हम लोग वहाँ एक कॉल ऑप्शन का भी मैकेनिज्म चालू करने की सोच रहे हैं। वो भी बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग हो जाएगी हमारे एक्सचेंजेस में। मैं समझता हूँ कि एक नेशनल मार्केट बनाने की जो जरूरत है उसके लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ जाएगा तो भी नेशनल मार्केट बनाने में बहुत मदद होगी। मैं समझता हूँ कि जब ये चाहे एफएमसी में रहे या सेबी में भी जाएगा तो ये एक ऐसा एफर्ट है जो कि हमेशा कंटिन्यू करना पड़ेगा कि फिजिकल मार्केट जो है एग्री का, इसको डेवलप करने के लिए एज ए रेगुलेटर हम WDRA के साथ काम कर रहे हैं, हम फिजिकल मार्केट के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, राज्य सरकारों के साथ काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसको वो भी कंटिन्यू करेंगे। अभी इस बजट में कहा गया था कि पूरे देश में फिजिकल मंडियों का भी एक नेशनल मार्केट होना चाहिए, राज्यों की जो दीवारें हैं वो टूटनी चाहिए और APMC के मामले में जो कर्नाटक के नए प्रयोग हुए हैं उनको सरकार स्टडी करेगी और लागू करना चाहेगी। ये क्या परिवर्तन होगा और ये कैसे अनफोल्ड होगा? पिछले बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये व्यवस्था की थी कि जो मंडियां हैं, APMC मंडियां हैं, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी फंड भी बनाया है। उसमें से 100 करोड़ रुपए भी या उससे ज्यादा दिए हैं और उसके माध्यम से राज्य सरकारों को ये इंसेंटिव दिया जा रहा है कि वे अपनी मंडियों को मॉडर्नाइज करें और एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे लाएं। अभी कर्नाटक में ये ऑलरेडी हो चुका है, जो कि NCDX के स्पॉट एक्सचेंज और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर SPV बनाया है और 41 मंडियों को इस तरह से वो ला चुके हैं। मैं समझता हूं कि इससे जो भी गुड्स आते हैं वहां मंडियों में वो एक पारदर्शी ढंग से उसकी प्राइस डिस्कवरी होगी और किसानों को उसका पेमेंट भी उनके अकाउंट में मिलता है और कहीं का भी व्यापारी किसी भी जगह से जाके खरीद सकता है, दूर बैठ के भी खरीद सकता है। तो इससे आपको ज्यादा बायर आएंगे और ज्यादा बेटर प्राइस मिलेगा सेलर को। दूसरा, जो यूनिफॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होने वाला है जिसके लिए बिल आ गया है पार्लियामेंट में, वो होने से पूरे देश भर में जो यूनिफॉर्म हो जाएगा टैक्सेशन का सारा नियम, तो उससे एक मूवमेंट ऑफ गुड्स का बहुत इजी हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा प्री कंडीशन है नेशनल मार्केट बनाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये जितने भी एफर्ट्स हो रहे हैं इससे नेशनल मार्केट बनाने में बहुत मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, ये बहुत सारे एफर्ट्स हैं और बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, लेकिन मूल जो प्रॉमिस था जब से इस बाजार पे ध्यान दिया गया तो ये प्रॉमिस था कि किसानों को बेहतर दाम मिले, वो ज्यादा अच्छी प्राइस डिस्कवरी कर पाएं। आज की तारीख में वही जिस घटना दुर्घटना की हम बात करते हैं उसके संदर्भ में अगर मैं ये समझना चाहूं कि किसान इस बाजार में कहां है, कैसी हालत में है, प्राइस डिस्कवरी के उस ऑब्जेक्टिव को हमारी व्यवस्था कितना डिलीवर कर पाई है? देखिए, किसानों का जहां तक सवाल है, अगर आप जो कमोडिटी हमारे एक्सचेंजेस में ट्रेड हो रही है तो उसकी जब भी किसान बिक्री करने जाते हैं मंडियों में तो हमेशा वो एक्सचेंज का प्राइस देखते हैं। जैसे आप चना देख लीजिए, सोयाबीन देख लीजिए, स्पाइसेस देख लीजिए, ग्वार सीड देखिए, उससे जो प्राइस डिस्कवरी हो रही है उससे किसानों को एक आइडिया लगता है कि इसका दाम क्या होना चाहिए। आप अगर ऐसे कमोडिटी से कंपेयर करें जैसे प्याज है जिसकी फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होती है, तो किसी को आज पता नहीं है कि उसके सप्लाई डिमांड के फंडामेंटल्स क्या हैं, उसके क्या दाम होने चाहिए, 5 रुपया होना चाहिए, 50 होना चाहिए, किसी को कोई आइडिया नहीं है। अगर आप सोयाबीन या चना या बाकी कुछ चीजों को देखें तो कम से कम आपको पता है कि इसका प्राइस इतना है। हो सकता है कि उसमें 2-4-5% की प्राइस डिस्कवरी में कमी हो जाए, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होने वाला है एक्चुअल मार्केट प्राइस से। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा प्राइस डिस्कवरी का इंडिकेशन किसानों को मिलता है, मार्केट को मिलता है। इससे वे अपना कमर्शियल डिसीजंस ले सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि इस मार्केट को और इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि इसमें जो कमियां हैं उसको इम्प्रूव किया जाए। जैसे अभी ये रेगुलेटरी आर्किटेक्चर स्ट्रेंथन हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि प्राइस डिस्कवरी और भी बेटर हो जाएगी, तो जब मार्केट में डेप्थ आएगा। अभी कई कमोडिटी के ट्रेडिंग में डेप्थ इतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि डेप्थ आने से कोई आदमी अगर मैनिपुलेट मार्केट को करना चाहे या इन्फ्लुएंस करना चाहे तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, ये आपसे थोड़ा सा ये पीछे जाने वाली बात है, लेकिन आगे बदलाव को समझने में बड़ा आसान होगा। वो ये कि ये इसी डेप्थ की जो बात है कि क्यों ये बाजार दरअसल बहुत कम लोगों के हाथ में रह गया, वॉल्यूम दिखलाई पड़ते थे, रियल पार्टिसिपेंट नहीं थे और न उन्होंने पैसे बनाए। ये कौन सा कारण था जिसके कारण ऐसी बात हुई? अब अगर एग्री और नॉन एग्री दोनों फ्यूचर ट्रेड को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि एग्री ट्रेड में लगभग 4 से 6 हजार लोग रोज ट्रेड करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग मुख्य रूप से फिजिकल मार्केट से जुड़े हुए हैं, उस ट्रेड से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर वही लोग हैं जो कि फ्यूचर में भी ट्रेड करते हैं। लेकिन नॉन एग्री ट्रेड में आपको लगभग 1 लाख लोग ट्रेड करते हैं नियमित रूप से, नंबर थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है। इसका मतलब है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, वो उसमें ज्यादा है। तो ये नंबर जो है एग्री ट्रेड का जो लगभग 4 से 6 हजार है, इसमें कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, इसलिए कि इसमें और प्रोडक्ट्स कम है और इसमें डेप्थ भी कम है
और ये जो जब तक फिजिकल डिलीवरी का क्वालिटी और क्वांटिटी पर 100% भरोसा लोगों को नहीं होगा, तब तक बहुत सारे लोग यहाँ आने में उनको डाउट होता है। मैं समझता हूँ कि इस मार्केट को डेप्थ लाने के लिए जरूरी है, एक तो एग्री में फिजिकल डिलीवरी लाई जाए और नॉन एग्री में भी आगे जाके, जैसे बेस मेटल्स हैं, गोल्ड और सिल्वर में अभी भी फिजिकल डिलीवरी हो रही है, इसे कंपल्सरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें भी जरूरी है कि वो एलएमई टाइप के वेयर हाउसेस बने देश में, ताकि जो हमारे देश के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इस बेस मेटल्स के, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करके डिलीवरी दे सके। बिल्कुल, एक्सचेंज एक्चुअली डिलीवरी का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। बिल्कुल। अब ये जब बदलाव आएंगे तो उसमें एफआईआईज का क्या होगा? जैसे अभी इक्विटी मार्केट में वो जिन चीजों में जिस तरीके से अलाउड है, वो सारा कुछ कमोडिटीज में भी लागू होगा? अभी तो स्पेसिफिकली उनको केवल सिक्योरिटी में ही डील करने का परमिशन मिला हुआ है रिजर्व बैंक के द्वारा, लेकिन एक बार अगर सिक्योरिटी के डेफिनेशन में आ जाता है तो मैं समझता हूं कि लीगली शायद ये संभव हो पाएगा। लॉजिकली लीगली ये परिवर्तन किया जाएगा जिसमें ये अलाउ किया करेंगे। हाँ, मैं ये सेबी को, आरबीआई को तय करना है कि वे किस पॉइंट पर एफआईआईज को अलाउ करेंगे, क्योंकि इस मार्केट का डेप्थ देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के आने से तो फिर ये असम्पशन सही होगा कि शुरुआत में एफआईआई शायद अलाउड नहीं होंगे, स्टडी के बाद ये अगले राउंड का काम होगा। हाँ, मैं समझता हूं कि उनको अलाउ करने के पहले ये गहरी समीक्षा रेगुलेटर करेगा कि उसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि एक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनके आने से मार्केट में डेप्थ आएगा जी, लेकिन उसका काउंटर पार्टी में भी कुछ होना चाहिए, दम होना चाहिए। जी। आप एफएमसी के चेयरमैन के रूप में अब अपना कार्यकाल अगले हफ्ते पूरा करेंगे और अपने वापस कैडर में बिहार चले जाएंगे, तो दरअसल एक तरीके से ये फेयरवेल इंटरव्यू हमारे साथ आप कर रहे हैं। इस मौके पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एफएमसी को एक हम लोग दूर की कोई सब डिपार्टमेंट के तौर पर, एक वैसी चीज के तौर पर देखते थे। आपके कार्यकाल में एफएमसी एक रेगुलेटर के रूप में, जबकि स्टैट्यूटरी पावर नहीं है, उसके बावजूद एक बड़े रेगुलेटर के रूप में हमने इसको देखा। आपके इस कार्यकाल में सबसे ज्यादा याद रखने वाली और सबसे चैलेंजिंग बात क्या थी? मैं समझता हूं कि एक तो जो फ्यूचर मार्केट का एग्री के फिजिकल मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और बहुत से लोगों को ये शिकायत रही थी कि फिजिकल मार्केट फ्यूचर मार्केट को ड्राइव नहीं कर रहा है, फ्यूचर मार्केट ही फिजिकल मार्केट को ड्राइव कर रहा है जी, जिसके कि बहुत सारे इश्यूज थे। यहाँ पर बहुत सारे कार्टेल्स होने की शिकायत मिलती रही थी। मैं समझता हूं कि हम लोगों ने पिछले 4 साल में बहुत बड़ा चेंजेस लाया है रेगुलेशन में, जिससे कि इस तरह की शिकायतें अब काफी कम हो गई हैं और फिजिकल मार्केट अब ज्यादा कंफर्टेबल हो गया है इस फ्यूचर मार्केट से। ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि रही। जी बिल्कुल। आपने शुरू में ही वार्न किया था, जो एक मुद्दा आपके दौरान रहा, बड़े विवाद का, चर्चा का, सुर्खियों में लगातार छाया रहा, वो था नेशनल NSCL में जो घपले हुए, जिस प्रकार से कार्टेल बना, जिस तरीके से इन्वेस्टर के पैसे निकाल लिए गए, और वो झगड़ा अभी बहुत फैला हुआ है। बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं, बहुत सारी न्यायिक प्रक्रियाएं पूरी होनी है। ले इन्वेस्टर को तो आप ये समझाइए कि ये जांच लॉजिकल एंड की तरफ बढ़ रही है या ये जांच नेचुरल डेथ की तरफ बढ़ रही है? एक तो पिछले साल जो ई सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कम से कम ये एक अच्छी बात हुई कि 40,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स को उनका या तो मेटल मिल गया या उनका पैसा मिल गया। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि लगभग 370 करोड़ रुपया, चूंकि उस मामले में मेटल एक्चुअली अवेलेबल था। दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें कमोडिटी जिस तरह से होनी चाहिए थी वो उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। अभी जो मुख्य रूप से एफर्ट्स हो रहे हैं रिकवरी के लिए, वो MPID जो है, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत हो रहे हैं, और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई है जो कि रिकवरी एफर्ट्स को सुपरवाइज कर रही है। मैं समझता हूं कि जो एफर्ट्स हो रहे हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट के इंटरवेंशन से हो रहे हैं और MPID कोर्ट में हो रहे हैं, राज्य सरकार के तहत हो रहे हैं, इससे निश्चित रूप से रिकवरी होनी चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो मूल रूप से अब जो रिकवरी का काम है वो अदालत के आदेश के तहत महाराष्ट्र सरकार की एजेंसियों को करना है। महाराष्ट्र सरकार की एजेंसियों उसको फैसिलिटेट करना है, और उसके साथ साथ में ये कोर्ट के जो सेक्शन में भी आया है, और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई है वो भी इसको सुपरवाइज कर रही है कि किस तरह से डिफॉल्टर लोगों से इसको रिकवरी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जी, हमको ये पढ़ने में, हम देखते रहते हैं, बयान आते रहते हैं कि करीब करीब 5600 करोड़ डूबे लोगों के, उसके सामने 6000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सिक्योर कर ली गई है या अटैच कर ली गई है। उसका क्या स्टेटस है, थोड़ा ये समझाइए, क्योंकि हमको ये अंदाज है कि इसको सिक्योर करना, कानूनी प्रक्रिया पूरी करना, बोली लगा करके बेचना और पैसे लाना, फिर आइडेंटिफाई करना जिसके पैसे गए हैं उसको चुकाना, ये एक प्रकार से एक दशक का काम होगा। मैं समझता हूं कि जो एक कंपनी अथॉरिटी MPID एक्ट में अपॉइंट हुए हैं उनका इसमें रोल है
कि नोटिफिकेशन निकाल के महाराष्ट्र सरकार से उसका अटैचमेंट होता है, फिर वो कोर्ट के पास में ये रहेगा अख्तियार कि वे इसका लिक्विडेट करें, ऑक्शन करके उसको पैसे वापस करने का काम करें। मैं समझता हूं कि जो भी लीगल प्रोसेस में समय लगता है वो तो लगेगा ही, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया को तो फॉलो करेंगे ही। अभी थोड़ा सा फोरकास्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि जो लीगल प्रोसेसेस सब चल रहे हैं और इसमें हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं कि इसका जल्दी परिणाम निकले, सभी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। अब इसमें एफएमसी के पास कोई काम या वर्क इन प्रोग्रेस कुछ करने को बचा हुआ नहीं है। एफएमसी को जो गवर्नमेंट ने एक रोल दिया था, वो दिया था, जो एग्जेम्पशन दिया गया था एनएससीएल को, उसके तहत एक कंडीशन बना के दिया गया था। एग्जेम्पशन तो विड्रॉ हो गया है, लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने हमें 2 केसेस में इस पे कुछ जिम्मेदारियां दी हुई हैं, तो हम लोग उसको निभा रहे हैं। जी, इसमें क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये तो आपसे पूछना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन 2 दूसरे एस्पेक्ट को जो हम देख रहे हैं उसको सिर्फ फैक्ट के तौर पर समझना चाहेंगे आपसे। एक तो ये कि जो आजकल लगातार एनएससीएल के जो बताते हैं कि एक ग्रुप बन गया है कि हम लोग 13,000 इन्वेस्टर लोग हैं और हम इनका इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बड़े नाराज हैं। वो ईओडब्ल्यू से कुछ कह रहे हैं, केंद्र सरकार से कुछ कह रहे हैं, एफटीआईएल से उनकी शिकायत है, तो उसमें क्या इशू क्या है वो? मैं समझता हूं कि मैं इसमें चूंकि बहुत सारे मामले न्यायालयों में चल रहे हैं और सब जुडिस हैं, तो मैं ज्यादा उसमें मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वे अपनी अपनी बात जनता के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, चाहे सरकार में हो या न्यायालय का है, वो उन्हीं को अंतिम निर्णय लेना है और मेरिट पे जो भी फैसले करने हैं उन्हीं को करने हैं। इसमें जो भी स्टेक होल्डर थे या कहिए जो भी कल्प्रिट रहे होंगे, वो सारे अब जांच के दायरे में आ चुके हैं या कुछ कैटेगरी अभी भी बाकी है जो जांच के दायरे में आ सकती है? ये कि ये कई सारी एजेंसीज जैसे आप जानते हैं इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, तो उनके इन्वेस्टिगेशन का में क्या क्या उन्होंने पाया है और उसका क्या प्रोग्रेस है, ये सब उन्हीं को पता है। हम लोग प्रीवी नहीं है उनके इन्वेस्टिगेशन के परिणाम से, तो मैं समझता हूं कि उनको ज्यादा जानकारी होगी, क्योंकि हमें पता नहीं है, तो ये इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के बारे में वही बता पाएंगे। बिल्कुल। और ये जो दूसरा मसला केंद्र सरकार के कोर्ट में है, वो ये है कि एफटीआईएल को और एनएससीएल को मर्ज करा दें और बोर्ड बदल दें, इसमें क्या वस्तुस्थिति है अभी? देखिए, ये तो मैंने भारत सरकार के तहत है ये मामला है, इसमें हम लोग का तो अभी कोई खास रोल नहीं है, और इसमें एक कोर्ट में, एक कंपनी लॉ बोर्ड में एक मामला चल रहा है, एक सरकार को निर्णय लेने हैं, तो ये तो उन्हीं को तय करना है। बिल्कुल। और अब चर्चा के आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये मुंबई में आपका पहला निवास था, पिछले 4 साल आप मुंबई में रहे, मुंबई शहर कैसा लगा आपको? मैं समझता हूं कि यहाँ की प्रोफेशनलिज्म और यहाँ की जो कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर है लोगों का, वो बहुत ज्यादा ही एक यादगार और बहुत ही कमेंडेबल है, और यहाँ काम करने का एक्सपीरियंस निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो अब आप पटना जाने के लिए उत्सुक हैं या पटना, मुंबई, दिल्ली के बीच में कुछ और भी हो सकता है? मैं समझता हूं कि हम सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार में जहां चाहेगी हम वहीं रहेंगे। तो फिलहाल लेकिन आपकी अगली जो असाइनमेंट होने वाली है वो पटना, बिहार में मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में सब स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। आपको अपने नए असाइनमेंट के लिए बहुत शुभकामनाएं, और यहाँ का जो कार्यकाल आपका रहा वो बहुत ही चर्चा वाला, सुर्खियों वाला और बहुत ही बढ़िया रहा। उसके लिए आप हम हमारे साथ CNBC आवाज पर लगातार हमको असिस्ट करते रहे, चीजों को गाइड करते रहे, हमसे बात करते रहे, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद सचिन।